एक दिन कॉलेज में एक अजीब घटना घटी। कक्षा के समय दो लोग मेडिकल रूम में छिपकर बातें कर रहे थे और दिलचस्प बात यह थी कि लड़के की पत्नी सीमा पास की ही कक्षा में थी। सीमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ जब उसने देखा कि उसका पति रोहित एक लड़की नंदिनी को मेडिकल रूम तक ले जा रहा था। वह जल्दी से वहां जाने लगी, लेकिन एक शिक्षिका ने उसे रोक लिया। रोहित को जैसे ही सीमा की आवाज सुनाई दी, वह छिपने की कोशिश करने लगा, लेकिन नंदिनी उसे रोकने पर अड़ी रही। तभी अचानक एक लड़का आ गया और कुछ अटपटी बातें करके चला गया। सीमा जब मेडिकल रूम में पहुंची तो वहां का नजारा सामान्य दिखा। नंदिनी आराम से लेटी हुई थी और उसके कपड़ों पर एक प्यारा सा बैज लगा हुआ था। सीमा ने सोचा कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की कोई गड़बड़ नहीं कर सकती, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रोहित पास ही छिपा हुआ था। घर लौटने के बाद सीमा इस घटना के बारे में सोचने लगी। उसने रोहित से कहा कि उसे मेडिकल रूम के बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं और वह चिंतित थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। रोहित घबरा गया, लेकिन फिर अचानक उसने सीमा को ही दोष देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बिना सबूत के किसी के बारे में ऐसी बातें करना गलत है। सीमा को समझ नहीं आया कि वह अचानक इस तरह क्यों बोल रहा था। जब वह कुछ और पूछने लगी तो रोहित बहाना बनाकर बाथरूम चला गया। आईने में खुद को देखकर उसने हल्की मुस्कान दी। उसे यह छिपा हुआ रिश्ता बहुत रोमांचक लग रहा था। उधर नंदिनी अपने फोन पर मेडिकल रूम में हुई बातों को याद करके मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सीमा ने देखा कि रोहित अब भी गुस्से में है। उसने उसे मनाने की कोशिश की और रात को एक साथ डिनर करने का सुझाव दिया, लेकिन रोहित ने ठंडे अंदाज में कहा कि उसे अपने पिता के साथ डिनर करना है और आने वाले हफ्तों तक वह व्यस्त रहेगा। सीमा को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तभी नंदिनी आई और बड़ी मासूमियत से बोली कि उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने मेडिकल रूम में खाना बनाया था। सीमा यह सुनकर दंग रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि नंदिनी क्या कह रही है। नंदिनी ने गर्व से बताया कि वह और रोहित बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सीमा को उसकी बातें समझ में नहीं आईं। फिर भी एक शिक्षिका होने के नाते उसने उसे समझाया कि कॉलेज में इस तरह की चीजें ठीक नहीं होतीं। नंदिनी ने मासूमियत से सिर हिला दिया और सीमा को लगा कि अब सब कुछ ठीक है। सीमा ने एक बार फिर रोहित से माफी मांगी और इस बार उसने खुद को बड़ा दिखाते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते उसे कहीं घुमाने ले जाएगा। लेकिन उसी रात सीमा के ससुर का फोन आया। उन्होंने पूछा कि रोहित कहाँ है। सीमा को झटका लगा। रोहित ने तो कहा था कि वह अपने पिता के साथ डिनर कर रहा है। रिया ने अपने ससुर से सीधे कुछ नहीं पूछा, बल्कि अपने पति विवेक को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। इस दौरान विवेक कहीं और था, अपनी खास दोस्त साक्षी के साथ। साक्षी ने तो यहाँ तक कर दिया कि उसने विवेक का फोन ही छीन लिया ताकि उसका ध्यान किसी और औरत की तरफ न जाए। रात के गहरे अंधेरे में जब विवेक आखिरकार घर लौटा तो रिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। गुस्से से भरी रिया ने उससे जवाब मांगा, लेकिन विवेक पूरी तरह शांत था। उसने अपनी जेब से एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स निकाला और कहा, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जन्मदिन का खास तोहफा। गिफ्ट बॉक्स में खूबसूरत झुमके थे, जिन्हें देखकर रिया का गुस्सा पिघल गया। उसे लगा कि वह बेवजह शक कर रही थी और उसने विवेक से माफी मांग ली। विवेक ने बड़ी चालाकी से एक और मुश्किल परिस्थिति को संभाल लिया। अगले दिन रिया वही नए झुमके पहनकर कॉलेज पहुंची। नीचे खड़ी साक्षी ने जब झुमके देखे तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। असल में यही झुमके उसने खुद ही इस प्लान के तहत तैयार करवाए थे ताकि रिया के शक को दूर किया जा सके, और अब उसकी योजना पूरी तरह से कामयाब हो चुकी थी। बदले में विवेक साक्षी को कार में ले गया और उसे खास तरीके से धन्यवाद दिया। इससे साक्षी बेहद खुश थी, लेकिन वह सिर्फ इसी से संतुष्ट नहीं थी। उसे हर चीज में और ज्यादा रोमांच चाहिए था, इसलिए उसने एक नया और भी खतरनाक सुझाव दिया। विवेक ने इसे बहुत जोखिम भरा बताकर साफ मना कर दिया, लेकिन साक्षी पहले से ही तैयार थी। उसने अपनी जैकेट से एक छोटी सी गोली निकाली। उसी समय कॉलेज की एक छात्रा श्रेया, जो वहां से गुजर रही थी, कार में बैठे विवेक और साक्षी को देखकर चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने कुछ और करीब जाकर देखा। वह सोच रही थी कि यह बात रिया को बताए या नहीं। उसने फोन निकाला और रिया का नंबर डायल करने लगी, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। उस रात विवेक घर पहुंचा और अपने साथ रेड वाइन की एक बोतल लाया। उसने कहा कि यह रिया के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए है। रिया बहुत खुश हो गई। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। शायद वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी, या फिर वाइन कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग थी। बस एक घूंट पीते ही वह बेहोश हो गई। विवेक ने उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। अब असली खेल शुरू होना था। अगली सुबह जब रिया को होश आया तो उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने फोन की ओर देखा। उस पर कई मिस्ड कॉल थीं, जो उसकी दोस्त ने उसे की थीं। वह उसे तुरंत मिलना चाहती थी, क्योंकि यह फोन पर बताने लायक बात नहीं थी। लेकिन विवेक को इन सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह बेखबर बिस्तर पर सो रहा था, जबकि उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश तैयार हो रही थी। और सबसे बड़ा खतरा तो यह था कि साक्षी ने जानबूझकर अपना पिन रिया के बेडरूम में छोड़ दिया था। साक्षी, जो एक जुनूनी और खतरनाक लड़की थी, अब धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने वाली थी। साक्षी ने अपने एक साथी से कहा कि वह विवेक को उसके ऑफिस से लौटते वक्त किडनैप कर ले। जब विवेक को होश आया तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। वह जितना छटपटाता उतना ही बेबस होता जा रहा था। तभी साक्षी मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। उसने यह साबित करने के लिए कि वह विवेक से कितना प्यार करती है, उसकी और अपनी कलाई पर दोनों के नाम खुद ही चाकू से गुदवा लिए। विवेक यह देखकर हैरान रह गया। अब साक्षी ने विवेक को एक अजीब और डरावना प्रस्ताव दिया। अब हम दोनों को हमेशा के लिए एक साथ रहना होगा।
समीरा न सिर्फ अर्जुन की पत्नी बनना चाहती थी, बल्कि वह जबरदस्ती उसके बच्चे की मां भी बनना चाहती थी। लेकिन अर्जुन का इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। शुक्र है कि समीरा ने पहले से इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। अर्जुन ने जबरदस्ती की कोशिश का पूरा विरोध किया। वह पूरी तरह हार गया और बोला, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा जब तक कि यह मेरा पसंदीदा ब्रांड न हो। लेकिन समीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। आज उसने ठान लिया था कि जो चाहती है उसे पाकर ही रहेगी। एक बार स्पेशल ड्रिंक पीते ही अर्जुन को अपने अंदर अचानक एनर्जी महसूस हुई। समीरा ने अपनी जीत की खुशी मनाई। आखिर उसने इस ड्रिंक पर इतना खर्च किया था जो सिर्फ 3 सेकंड में असर दिखाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर रोहित मोबाइल पर यह पूरा सीन रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखों में ईर्ष्या थी, लेकिन वह सिर्फ बाहर से मुस्कुरा रहा था। यार, ये कैसी अजीब हरकतें हो रही है। जबरदस्ती हुई इस घटना के बाद अर्जुन कई दिनों तक घर में ही पड़ा रहा और कॉलेज नहीं गया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक अर्जुन के पिता घर आ गए और उन्होंने सवाल किया, आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों कई दिनों से कॉलेज क्यों नहीं जा रहे? अर्जुन को तो यह बताने की भी हिम्मत नहीं हुई कि प्रिया ने घर छोड़ दिया है। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह शाम तक प्रिया को साथ लेकर उनसे मिलने आएगा। किसी तरह पिता को समझाकर वापस भेजा और फिर अर्जुन ने तुरंत प्रिया को मैसेज किया कि वह मदद करे। प्रिया को लगा कि अब समय आ गया है सच सामने लाने का। उसने अपने दोस्त करण से कहकर पहले ही तलाक के दस्तावेज तैयार करवा लिए थे, जिसमें अर्जुन की बेवफाई और हिंसा के सबूत भी शामिल थे। उसे विश्वास था कि अगर यह सब अर्जुन के पिता के सामने रखा जाए तो वह इस शादी को तुरंत खत्म करने के लिए मान जाएंगे। लेकिन उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। अर्जुन के पिता का रिएक्शन बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा, शादी में ऐसा चलता है, लेकिन ध्यान रखना कोई बाहरी बच्चा पैदा न हो, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्रिया यह सुनकर दंग रह गई। अब उसे समझ आ रहा था कि अर्जुन ऐसा क्यों था। यह सब उसकी परवरिश की देन थी। वह गुस्से में बोली, मैं यहाँ तलाक की बात करने आई हूँ, कोई फालतू की बकवास सुनने नहीं। लेकिन अर्जुन के पिता ने साफ इनकार कर दिया, हमारे परिवार में तलाक का कोई रिवाज नहीं है, हम यह बदनामी नहीं सह सकते। यह सुनकर प्रिया और भी गुस्से में आ गई। उसने अपनी आखिरी चाल चली और खुलासा किया, क्या आपको पता है कि अर्जुन का अफेयर उसकी क्लास की ही स्टूडेंट समीरा के साथ चल रहा है? अब अर्जुन के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भड़क उठे, क्या समीरा वही लड़की है जिसके पिता इस कॉलेज के सबसे बड़े डोनर है? अभी अभी उन्होंने हमें एक मोटी रकम दी है। प्रिया ने सोचा कि यही सही मौका है और उसने कहा, अगर आप तलाक के लिए हामी भरते हैं तो मैं इस बात को यही खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी प्रिया को चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चौंकाने वाली खबर दी, प्रिया प्रेग्नेंट थी। अब उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। वह न तो तलाक ले पाई और अब वह अर्जुन के बच्चे की मां बनने वाली थी। अर्जुन ने इस मौके को अपने रिश्ते को सुधारने के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन प्रिया ने उसे बुरी तरह डांट दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। अर्जुन निराश होकर घर वापस लौटा, लेकिन जब उसने घर में कदम रखा तो सामने का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। समीरा उसकी किचन में आराम से खाना बना रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। यहाँ 2 लोगों के प्रेम जीवन का वातावरण है, इसलिए मैंने पहले से ही चाबी तैयार कर ली। मैं कमाल की हूं ना। अभी अभी जिस बुरे सपने जैसी अपहरण की घटना से गुजरी है, यांग जी अभी भी डरी हुई है और उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। इसके बाद यू लियांग ने एक आदर्श पत्नी और मां की तरह उसके घर के किचन में खाना बनाया। यह दृश्य बहुत ही सुखद लग रहा था, लेकिन यांग जी को अभी भी एक सिहरन महसूस हो रही थी। यांग जी ने यू लियांग से अपने रिश्ते के बारे में बात करने की सोची। क्या? अचानक उसके मुंह से निकलने वाले शब्द वापस चले गए। यांग जी को भूख नहीं लगी देखकर यू लियांग ने स्टेक उठाया और प्यार से उसे खिलाने लगी। इस तरह यांग जी डरते डरते खाना खा रही थी। बीमार प्रेम का दबाव वाकई डरावना होता है और कमरे का माहौल इतना दमघोंटू था कि यांग जी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और तुरंत यू लियांग के सामने घुटने टेक दिए। उससे विनती की कि वह उसे छोड़ दे, क्योंकि अभी छोटी वो गर्भवती है और वह तलाक नहीं ले सकती। यू लियांग को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि छोटी वो के बार बार गर्भवती होने का मतलब यह नहीं कि वह यांग जी को छोड़ देगी। इसके अलावा उसने इस दौरान शादी की तैयारी की थी और खाना बनाने की कला सीखने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, ताकि वह यांग जी के लिए एक अच्छी पत्नी बन सके। यू लियांग ने यांग जी को आश्वासन दिया कि वह उन सभी बाधाओं को दूर कर देगी जो उनके बीच आएंगी। यांग जी ने एक शब्द भी विरोध नहीं किया। वह सिर्फ डरी हुई थी और पछता रही थी कि उसे यू लियांग को परेशान नहीं करना चाहिए था। एक बीमार प्रेमिका के प्यार में पड़ना कितना डरावना हो सकता है। जब यांग जी को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है, तो यू लियांग ने एक रहस्यमय तरल लेकर छोटी वू के चेहरे पर डाल दिया। लेकिन जो दर्द होने की उम्मीद थी वह नहीं हुआ, क्योंकि यू लियांग ने सिर्फ नींबू का रस डाला था। यांग जी को गुस्सा आ गया और वह यू लियांग को डांटने लगी, लेकिन छोटी वू ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यू लियांग से पंगा लेना ठीक नहीं है। यू लियांग का पागलपन देखकर छोटी वू डर गई और उसने यांग जी से कहा कि वह इस पागल औरत को लेकर चली जाए। घर पहुंचकर छोटी वू ने सोंग योंग से संपर्क किया और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो गई। सोंग योंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वह इस बच्चे की जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन सबसे जरूरी है कि वह यांग जी से अपने रिश्ते को तोड़ दे। लेकिन जब यांग जी और उसके पिता से मुलाकात हुई तो पिता ने चालाकी से कहा कि एकल मां के लिए बच्चे को पालना आसान नहीं होता, और यांग जी ने भावुक होकर छोटी वू से फिर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। यह नाटक देखकर छोटी वू को मिचली आ गई और इसी बीच यू लियांग ने फिर से नाटक शुरू कर दिया और गर्भावस्था के लक्षणों पर शोध करने लगी। स्तनों में बदलाव से लेकर चक्कर आने तक, पेट दर्द से लेकर त्वचा के रूखेपन तक, और यहाँ तक कि मूड स्विंग्स का भी गहन अध्ययन किया। यह तरीका वाकई अनोखा था। अगर सभी लोग यू लियांग की तरह होते तो जनसंख्या की समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन यह होने वाली मां कल्पना से संतुष्ट नहीं थी और सीधे अस्पताल जाकर प्रसव पूर्व जांच करवाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि वह यांग जी के बच्चे को जन्म देगी और खुशी से मुस्कुराने लगी। डॉक्टर ने यह देखकर कहा कि यह प्रसूति विभाग है और मनोरोग विभाग अगली इमारत में है, लेकिन यू लियांग को गुस्सा आ गया। डॉक्टर को दबाव में आकर यू लियांग की बात माननी पड़ी और यू लियांग ने कहा कि वह डॉक्टर को अपनी बात फिर से कहने का मौका दे तो जल्दी से रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा,
रिया डॉक्टर की बात सुनकर बेहद खुश हो गई और डॉक्टर की तारीफ करने लगी कि वह कितने अनुभवी है। अगले ही दिन वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर अर्जुन के पास खुशी खुशी गई। अर्जुन, तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है, रिया ने उत्साह से कहा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। 2 दिन पहले ही रिया जबरदस्ती उसके घर आई थी और आज वह कह रही है कि वह मां बनने वाली है। अर्जुन घबराते हुए अपने दोस्त समीर के पास मदद मांगने गया, लेकिन समीर को यह सुनकर हंसी आ गई। भाई, ये सब मेरी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? अगर तुमने कोई गड़बड़ की है तो अब शादी करके निभाओ। अर्जुन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह घर लौटा तो देखा कि रिया उसकी शादी की बात करने लगी थी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे बच्चे के पिता हो, रिया ने धमकी दी। अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी थी। अगर यह खबर कॉलेज में फैल जाती तो उसकी पूरी इमेज खराब हो जाती। और सबसे बड़ी बात, उसने पहले ही अपनी पत्नी अनिका से वादा किया था कि वह कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। रिया ने ठंडी आवाज में कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें भी अच्छे से रख सकती हूँ। अनिका को भी थोड़े पैसे देकर मना सकते हैं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अभी शादीशुदा था और रिया अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट थी। अगर उसने शादी कर भी ली तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता था। आखिरकार अर्जुन ने डरते डरते कहा, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस सबको समझने के लिए। रिया मुस्कुरा उठी, ठीक है, लेकिन याद रखना, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इस बीच अर्जुन ने अनिका को फोन किया, लेकिन उसने अर्जुन के कॉल्स उठाने बंद कर दिए थे। उसने फैसला कर लिया था कि वह अब अपनी जिंदगी में अर्जुन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगी। लेकिन रिया अब भी अर्जुन पर पूरी तरह से काबू पाना चाहती थी। उसे लगता था कि अर्जुन की सारी परेशानी अनिका की वजह से है। इसलिए उसने अनिका का पीछा किया और एक सुनसान जगह पर मौका देखकर उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जब अनिका नीचे गिरी और बेहोश हो गई तो रिया को लगा कि उसने अर्जुन की जिंदगी से एक बड़ी मुसीबत हटा दी है। लेकिन एक मजबूर आदमी जब पागल हो जाता है तो वह क्या कर सकता है? अर्जुन अब हर हद पार करने के लिए तैयार था। उसने रिया को सबक सिखाने की ठानी, लेकिन जब वह बदला लेने के लिए तैयार हुआ तभी अनिका ने उससे कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारे पास सबूत है कि रिया ने मुझे गिराया है तो पुलिस में शिकायत करो, लेकिन प्लीज कोई गलत कदम मत उठाओ। अर्जुन को अनिका की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन वह गुस्से से भरा हुआ था। उधर रिया को अचानक अर्जुन से एक मैसेज मिला, रिया, मुझे तुमसे मिलना है। रिया खुशी से झूम उठी। उसे लगा कि अर्जुन उसे प्रपोज करने वाला है। वह अच्छे से तैयार होकर मिलने पहुंची, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस मुलाकात का अंजाम क्या होने वाला था। समाप्त। रोहित ने बड़ी सोच समझ के साथ सिया के लिए एक खास कॉफी तैयार की थी, लेकिन उसमें उसने कुछ मिलाया था। सिया को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था और उसने वह कॉफी पी ली। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों में अजीब सा नशा छाने लगा और वह बेहोश हो गई। जब सिया को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ कैसे आई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रोहित ने गुस्से में उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने क्या समझा मैं तुम्हारी साजिशें नहीं पकड़ पाऊंगा? रोहित ने फोन में एक वीडियो दिखाया जिससे साफ था कि सिया ने उससे झूठ बोला था। सिया के पास अब कोई बहाना नहीं था। उसने रोते हुए कहा, तुम हमेशा उस नेहा की ही परवाह करते हो, मैं भी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। रोहित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, झूठ मत बोलो। उसने एक फाइल निकाली जिसमें डॉक्टर की रिपोर्ट थी। सिया कभी गर्भवती थी ही नहीं। सिया अब बेबस महसूस कर रही थी। वह रोहित से मिन्नतें करने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। रोहित को लगा कि अब यह ड्रामा खत्म हो गया है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक हद से गुजर चुका इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी ओर रोहित नेहा के पास गया और गर्व से बताया कि उसने सिया को सबक सिखा दिया है। लेकिन नेहा यह सुनकर सन रह गई। तुम पागल हो गए हो क्या रोहित? पहले धोखा, फिर गुस्सा और अब किडनैपिंग। क्या तुम जानवर बन चुके हो? नेहा की आंखों में डर था। उसे समझ आ गया कि रोहित अब वो इंसान नहीं रहा जिसे वह जानती थी। उसने फैसला कर लिया कि वह अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। इधर खबर तेजी से फैलने लगी। एक दिन रोहित के पिता ने उसे फोन किया, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? रोहित ने जब अपना फोन उठाया तो सोशल मीडिया पर उसकी ही वीडियो वायरल हो चुकी थी। उसमें उसकी हर हरकत कैद थी, लेकिन वीडियो में लड़की का चेहरा धुंधला कर दिया गया था। टीवी चैनलों ने भी इस खबर को हाथों हाथ लिया। हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि कैसे रोहित ने अपने कॉलेज की एक लड़की को धोखा दिया और उसे प्रताड़ित किया। रोहित के घरवालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। जब उसने यह सब देखा तो वह अंदर से टूट चुका था। पिताजी खबर समझ नहीं आ रहा था और अपने नाकारा बेटे की खूब पिटाई की। यांग जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पिताजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सही है और कौन गलत। उन्हें सिर्फ अपने और स्कूल के व्यापार की चिंता थी। यांग जी पूरी तरह से पागल हो गई और अपने पिता को खूब बुरा भला कहने लगी। पिताजी ने देखा कि यांग जी पूरी तरह से बेकाबू हो गई है, तो उन्होंने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कड़े कदम उठाने की सोची। यह मजाकिया दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि दरवाजे की घंटी बज उठी। पुलिस वहां आ चुकी थी और बलात्कार और अपहरण के आरोपों में यांग जी को जेल में डाल दिया गया। छोटी वो तलाक के कागजात लेकर जेल में यांग जी से मिलने आई। यांग जी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और गिरने से पहले उसने छोटी वो को यू लियांग से सावधान रहने की चेतावनी दी। छोटी वो ने बताया कि यू लियांग ने स्कूल छोड़ दिया है और अब शायद कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वह चली गई और यांग जी जेल की कोठरी में अकेले रोती रही। इसके बाद छोटी वो ने सोंग योंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अकेले ही गांव वापस जाकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। 2 महीने बाद
एक दिन वह नदी के किनारे टहल रही थी कि तभी एक महिला बच्चे की गाड़ी लेकर उसके पास से गुजरी। छोटी वू का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि यह चेहरा किसी जाने पहचाने का है। कैमरा बच्चे की गाड़ी पर फोकस करता है, जिसमें एक प्यारा सा खरगोश बैठा है। महिला धीरे से अपनी टोपी उतारती है